मगध में महारानी कौशला देवी अपने कक्ष में पूरी तरह से तैयार होकर खुद को निहार रही थी। तभी उनके गुप्तचर ने आकर उन्हें यह बुरी खबर दी कि आचार्य की मृत्यु हो गई है, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कौशला देवी को गुप्तचर की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। रानी कौशला देवी गुप्तचर से कहती हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे संभव हो सकता है? तुमने जरूर कुछ गलत सुना होगा। जाकर फिर से ठीक से सब कुछ पता करो। तो गुप्तचर ने कहा, रानी जी, आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हम पूरी छानबीन करके ही आपके समक्ष ये सूचना लेकर आए हैं। रानी कौशला देवी के चेहरे पर क्रोध और असमंजस्य के मिश्रित भाव नजर आ रहे थे। क्रोध इस बात को लेकर था कि आम्रपाली अभी भी जीवित थी, और असमंजस्य इस बात का कि आचार्य जैसे व्यक्ति की अचानक से मौत कैसे हो सकती है। इस असमंजस्य में रानी कौशला देवी ने गुप्तचर से पूछा, लेकिन आचार्य की मृत्यु हुई कैसे? वो तो हष्ट-पुष्ट थे। तो गुप्तचर ने कहा, रानी जी, उनकी हत्या की गई है। कौशला देवी विस्मित होकर कहती हैं, हत्या? कौशला देवी के होश उड़ गए थे। 16 श्रृंगार में सज धज के खड़ी कौशला देवी का चेहरा पीला पड़ गया था और उनका शरीर सुन्न हो गया था। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो वो लड़खड़ा गई। गुप्तचर ने कहा, संभालिए रानी जी, आप ठीक तो है ना? रानी कौशला देवी ने हाथ के इशारे से बताया कि वो ठीक है। अब वे धीरे से कहती हैं, किसने किया आचार्य की हत्या? तो गुप्तचर ने कहा, महारानी, वो सम्राट ने। ये सुनते ही कौशला देवी की हालत और बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने लगे और वो गलियारे के समीप रखे आसन पर धम्म से बैठ गई। घबराहट से उनके चेहरे पर पसीना आ गया था। उन्हें ऐसी हालत में देखकर गुप्तचर घबरा गया। वो कौशला देवी की तरफ दौड़ा। कौशला देवी ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। कौशला देवी की सांसें अब बहुत तेज चल रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कहीं सम्राट को आचार्य के षड्यंत्र की जानकारी तो नहीं हो गई। कहीं आचार्य ने ये तो उन्हें नहीं बताया होगा कि हमने ही आम्रपाली की हत्या के लिए उन्हें वैशाली भेजा था। यदि सम्राट को इसकी जानकारी हो गई हो तो वो निश्चित रूप से हमें मृत्यु दंड देंगे या फिर काल कोठरी में कैद कर लेंगे। कौशला देवी इस समय बहुत ज्यादा चिंतित और घबराई हुई थी। कुछ देर बाद जब कौशला देवी ने खुद को संभाल लिया तो फिर उन्होंने सोचा, आचार्य की मृत्यु हुए थोड़ा समय बीत चुका है। यदि सम्राट को हमारे बारे में पता चल गया होता तो अब तक वो मगध आ गए होते। इसका अर्थ है कि सम्राट को मेरे बारे में कुछ नहीं पता चला। ये सोचकर उनको थोड़ा सुकून मिला और उनके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। वो मन में सोचने लगी, आचार्य सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, हम निश्चित ही सफल होंगे। हम भेष बदलकर वैशाली जाएंगे और उस आम्रपाली की हत्या अपने हाथों से करेंगे। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ वैशाली में सम्राट जब आम्रपाली से मिलने नीलपद महल पहुंच गए थे तब अंतेय नाग भी उनके पीछे पीछे आ गया था और सम्राट के नीलपद महल में प्रवेश करते ही वो मुख्य द्वार पर रुककर उनका इंतजार करने लगा। सम्राट महल में तो आ गए थे पर वो बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके मन में बार बार यही चल रहा था कि महाराज की धिक्कार सुनने के बाद भी उन्होंने वैशाली को नहीं छोड़ा। फिर वो आम्रपाली से दूर भी जाने के लिए खुद को नहीं मना पा रहे थे। अपने आत्म सम्मान को मारकर वो कैसे यहाँ रुक सकते थे भला? इस दुविधा से घिरे हुए वो आम्रपाली के कक्ष तक पहुंच गए। उन्हें द्वार पर देखकर आम्रपाली ने उत्साहित होते हुए कहा, भानु प्रताप जी आइए, मेरे साथ चलिए। सम्राट समझ नहीं पा रहे थे कि आम्रपाली इतने उत्साह के साथ उन्हें कहाँ ले जा रही है। वो भानु प्रताप को एक कक्ष में लेकर गई और कहती है, ये अब से आपका कक्ष है, अब से आप हमारे अतिथि हैं। जब भी आप हमसे मिलने आएंगे तो आप यहाँ रुककर विश्राम कर सकते हैं। देख लीजिए, यदि कोई कमी हो तो हमें बता दीजिएगा, हम पूरी करवा देंगे। सम्राट कक्ष को देखकर हैरान हो गए। आम्रपाली ने कितनी खूबसूरती से उसे सजाया था। नीली कालीन पूरे फर्श पर बिछी हुई थी। उसके बीचों बीच में लाल रंग की कशीदा कारीगरी से बनी गोल कालीन थी जिसके ऊपर कांच का झूमर लटक रहा था। उनकी हर सुविधाओं का बंदोबस्त भी किया गया था। सम्राट ने जिधर भी हाथ बढ़ाया उन्हें उनकी जरूरत का सामान मिल गया। कक्ष के उत्तर में एक उपवन था और दक्षिण में एक सरोवर भी था। इतना सुंदर और व्यवस्थित कक्ष देखकर सम्राट आम्रपाली की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आम्रपाली उनका इतना ख्याल रख सकती है। आम्रपाली के मन में सम्राट को देखकर यही विचार चल रहा था कि भानु प्रताप जी, आपने हमारे लिए हमेशा बहुत कुछ किया है। आज एक छोटा सा अवसर मिला है हमें आपके लिए कुछ करने का। तो आम्रपाली ने फिर कहा, भानु प्रताप जी, नीलपद महल में आपका स्वागत है। महाराज ने जवाब में उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उन्होंने मन ही मन कहा,
आम्रपाली, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अगर आप एक बार हमारे साथ मगध चलने को तैयार हो जाएं, तो हम पूरे साम्राज्य को आपकी सेवा में लगा देंगे। हमने पूरी रात यही सोचा कि अपने आत्म सम्मान को ध्यान में रखते हुए कुछ वक्त के लिए आपसे दूर चले जाएं, लेकिन आज आपके इस व्यवहार ने हमारे सवालों का जवाब दे दिया। सम्राट आम्रपाली को मंत्रमुग्ध होकर निहार रहे थे। आम्रपाली ने कहा कि भानु प्रताप, आप कक्ष को ठीक से देख लीजिए। हम अभी दासियों को यहाँ भेजते हैं ताकि वो आपके कहे के मुताबिक यहाँ का बदलाव कर सके। सम्राट तुरंत कहना चाहते थे कि उन्हें आम्रपाली की व्यवस्था में जरा भी बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर तब तक आम्रपाली कक्ष से बाहर निकल चुकी थी। तभी सोम ने दौड़कर महल में प्रवेश किया। उसने आम्रपाली को दासी से बात करते हुए देखा और तुरंत उसके पास चला गया। फिर सोम हाँफते हुए कहता है, आम्रपाली, वो सुभद्रा। सोम को बदहवास देखकर आम्रपाली ने कहा, सुभद्रा? क्या हुआ उसे? सही से बताओ सुलोचना। सोम ने जल्दी जल्दी सांस लेते हुए कहा, आम्रपाली, वो सुभद्रा के साथ बहुत बुरा हो रहा है वहाँ पर। फिर सोम ने आम्रपाली को सुभद्रा के साथ जो भी कुछ हो रहा था वो सब कुछ बताया। आम्रपाली ने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, हमें सुभद्रा को बचाना होगा, चलो। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगी। रास्ते में सरना और स्वर्णसेन भी उनसे टकरा गए। उन्होंने जब आम्रपाली से कुछ पूछने की कोशिश की तो आम्रपाली ने कहा, हम सब कुछ आपको रास्ते में बताएंगे, चलिए अभी हमारे साथ, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सरना और स्वर्णसेन भी आम्रपाली और सोम के साथ महल के पीछे के द्वार से भागने लगे। जल्दबाजी में आम्रपाली सम्राट को बताना तक भूल गई कि वो कहाँ जा रही है। इसी बीच सम्राट खुशी से महल के नीचे जाकर मुख्य द्वार पर खड़े अंते नाक से अपने लिए की गई आम्रपाली द्वारा व्यवस्थाओं के बारे में बताने लगते हैं। एक तरफ जहां आम्रपाली सुभद्रा को बचाने के लिए नगर की ओर निकल पड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर कौशला देवी आम्रपाली की जान लेने के लिए एक नए षड्यंत्र की तैयारी कर रही थी। बेचैनी में कौशला देवी आसन से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने सोचा था कि वो खुद भेष बदलकर वैशाली जाएंगी और आम्रपाली की हत्या करेंगी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सम्राट तो हर समय आम्रपाली के पास ही रहते हैं। यदि सम्राट ने उन्हें पहचान लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कौशला देवी गलियारे में चहलकदमी करते हुए खुद से कहती हैं, अगर हम आम्रपाली के प्राण लेने खुद वैशाली जाएंगे तो अपने प्राण ही गवा बैठेंगे। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। हमारा वैशाली जाना उचित नहीं है। अब क्या करें हम? कैसे उस आम्रपाली को रास्ते से हटाएं? तभी खिड़की से उनकी दृष्टि विशाखा पर पड़ी। विशाखा महल के द्वार के पास एक सैनिक के साथ हंसकर बातें कर रही थी। अंते नाग की अनुपस्थिति में विशाखा ही मगध में उसके सारे कार्य संभाल रही थी। विशाखा को देखकर कौशला देवी को ध्यान आया कि सम्राट ने एक बार किसी जघन्य अपराध में पकड़े गए वैशाली के एक व्यक्ति को अंधकारागार में पूरी उम्र गुजारने का फैसला सुनाया था। कौशला देवी के दिमाग में एक ख्याल आया कि जिस प्रकार उन्होंने आचार्य को अपने षड्यंत्र का हिस्सा बनाया था, वो ऐसे ही इस अपराधी को इस्तेमाल करके आम्रपाली की हत्या करवाएंगे। फिर वो इसके लिए कोई ठोस योजना बनाने लगी। अब कौशला देवी के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक कुटिल मुस्कान थी। एक तरफ रानी कौशला देवी के दिमाग में नया षड्यंत्र चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सोम के मुख से सुभद्रा की खबर सुनकर आम्रपाली वैशाली की बस्तियों में जा पहुंची थी। वैशाली की बस्ती में एक चौराहे पर बहुत भीड़ एकत्रित थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वैशाली की सारी जनता इसी चौराहे पर आ गई हो। भीड़ से इस कदर शोर उठ रहा था कि लोग आपस की बातें भी नहीं सुन पा रहे थे। वैशाली में ऐसी भीड़ किसी उत्सव या किसी खास मौके पर ही नजर आती है। आम्रपाली चौराहे के पास पहुंच गई थी, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो चीख चीख कर लोगों को हटने के लिए कह रही थी, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। स्वर्णसेन शोर के बीच चीख कर कहते हैं, देवी आम्रपाली, आपको यूं यहाँ इनके बीच नहीं जाना चाहिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आम्रपाली कहती है, हमारी जान को कोई खतरा नहीं, फिलहाल चलिए सुभद्रा को बचाते हैं। तीनों भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। सरना लोगों की भीड़ में अपने दोनों हाथों को फैलाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं स्वर्णसेन आम्रपाली को भीड़ से बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीड़ में कुछ लोगों ने आम्रपाली को पहचान लिया था। तभी भीड़ में से आवाज आई, देखो आम्रपाली यहाँ पर है। कुछ लोगों ने मुड़कर आम्रपाली की ओर देखा और फिर वो उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए। स्वर्णसेन समझ गए कि अब यहाँ मामला बहुत बिगड़ जाएगा। उन्होंने सरना की तरफ इशारा किया और तलवार निकाल ली। सरना ने भी अपनी तलवार निकाली। दोनों ने भीड़ के बीच रास्ता बनाया और आम्रपाली को सुरक्षित आगे ले गए। आम्रपाली ने जब पेड़ के नीचे बैठी सुभद्रा को देखा तो उसके होश उड़ गए। सुभद्रा के वस्त्र शत विशत थे। लोग उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे।
उसके माथे से खून बह रहा था, पूरे शरीर पर चोटें ही चोटें थी। तभी भीड़ से आवाज आई, इस सुभद्रा की हिम्मत कैसे हुई कि इसने हमारी देवी आम्रपाली के समक्ष प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। फिर एक और आवाज आई, मारो इसे। फिर एक पत्थर आकर सुभद्रा के कंधे पर लगा। साथ ही भीड़ से आवाज आई, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे आज हम लोग। आम्रपाली दौड़कर आगे बढ़ गई और सुभद्रा के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी एक पत्थर आम्रपाली के पैरों पर जा लगा। उसने जोर से आह करके अपने पैर पकड़ लिए। ये देखकर सरना तलवार लेकर भीड़ की तरफ दौड़ पड़ी। आम्रपाली ने उसे भी रोक दिया। जब लोगों ने आम्रपाली को अपने सामने खड़ा देखा तो पत्थर मारना भूल गए। उनकी मुट्ठी खुल गई और पत्थर जमीन पर गिर गए। एकदम से उनके मस्तिष्क से सुभद्रा निकल गई और वो सब आम्रपाली की खूबसूरती को निहारते रह गए। वह आम्रपाली सुभद्रा को बचाते बचाते खुद भी चोटिल हो गई थी। और यहाँ सम्राट अंतेनाग से आम्रपाली की उदारता के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अंतेनाग से आखिर में कहा, अब आम्रपाली की उत्सुकता देखकर हमने भी यह निर्णय कर लिया कि भले ही हमें ऐसे राजा के राजमहल के परिसर में आकर आम्रपाली से मिलने यहाँ आना पड़े, पर हम जरूर आया करेंगे। आम्रपाली के लिए और अपने प्रेम के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। अंतेनाग ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी सम्राट, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। जब तक आप आम्रपाली जी से वार्तालाप करके वापस आ रहे हैं तब तक मैं आपकी कुटिया में जाकर थोड़ी साफ सफाई और शाम के भोजन का इंतजार करवा देता हूँ। आज हमें मगध के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बात करनी है आपसे। ये कहकर अंतेनाग सम्राट की इजाजत लेकर वहां से चले गए। सम्राट भी प्रसन्न होकर आम्रपाली के कक्ष तक जा पहुंचे तो उन्हें सैनिकों से पता चला कि आम्रपाली अभी कुछ देर पहले ही बहुत ही जल्दबाजी में परेशान होकर कहीं जा चुकी थी। पर वो कहाँ गई है इसकी जानकारी ना होने पर सम्राट खुद आम्रपाली को महल में और आसपास की जगहों पर ढूंढने लगे। एक तरफ आम्रपाली परेशान थी, ये सुनने के बाद सम्राट बेचैन होकर उन्हें ढूंढने लग गए। तो वहीं दूसरी ओर महाराज और महारानी आम्रपाली को नगरवधु का कर्तव्य निभाने के लिए कैसे बाध्य करें इस पर विचार कर रहे थे। महल के शयन कक्ष में महाराज बिस्तर पर विचार मग्न होकर लेटे थे। सिरहाने पर सिर के नीचे उन्होंने दाहिना हाथ रखा हुआ था और बायां हाथ सीने पर। वो कक्ष की छत पर लगे झूमर को देख रहे थे। वो मन में सोच रहे थे कि अभी तक भानु प्रताप से मिले धन से वो वैशाली को अच्छे से संभाल रहे थे, किंतु अब आम्रपाली ही एकमात्र साधन है वैशाली के लिए धन अर्जित करने के लिए। लेकिन आम्रपाली को मनाना इतना आसान नहीं था। क्या करें, कैसे उन्हें समझाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो विचारों में इतना डूबे हुए थे कि महारानी द्वार बंद करके उनके पास आकर कब लेट गई उन्हें पता ही नहीं चला। महारानी ने उनके सीने पर रखे उनके हाथ के ऊपर जब अपना हाथ रखा तो उन्होंने चौंक कर अपना हाथ हटा लिया। तो फिर महारानी कहती हैं, महाराज इतनी चिंता ना कीजिए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो महाराज ने कहा, फिर क्या करें, वैशाली को बिना धन के कैसे संभालेंगे हम लोग। तो महारानी ने कहा, महाराज आपने निर्णय ले तो लिया है कि आम्रपाली से राजाओं और व्यापारियों की भेंट करवाएंगे, जिससे आपको प्रचुर मात्रा में धन मिल जाएगा। तो महाराज ने कहा, हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। फिर क्या आम्रपाली इन सब के लिए तैयार हो जाएंगी। तो महारानी ने बोला, बुरा मत मानिएगा महाराज, आपने यदि प्रारंभ से ही आम्रपाली पर अपना नियंत्रण रखा होता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता और ना ही आपको उस 2 कौड़ी के व्यापारी भानु प्रताप से इतनी बातें सुननी पड़ती। महाराज, आपको अपनी शक्ति और अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। तो महाराज ने कहा, सही कह रही हैं महारानी आप, अब चाहे कोई भी योजना क्यों ना बनानी पड़े, हम आम्रपाली को नगरवधु का कर्तव्य निभाने के लिए विवश अवश्य करेंगे। ये सुनकर महारानी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती हैं, महाराज, जिस भानु प्रताप ने आपको धन देकर बांध दिया था, आज उसी भानु प्रताप ने आपके लिए एक नया रास्ता भी बना दिया है। ये सुनकर महाराज ने एकदम से करवट बदलकर महारानी की तरफ देखा और कहा, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं। तब महारानी ने कहा, सुना है कि भानु प्रताप अब भी नीलपद महल में आ जा रहे हैं और उनके विश्राम के लिए आम्रपाली ने कक्ष का प्रबंध भी कर दिया है। ये सुनकर महाराज थोड़े अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो लगा था कि इतने अपमान के बाद वो वैशाली में नहीं रुकेगा, पर उसकी इतनी हिम्मत, उसने तो हमें अचंभित कर दिया। तभी मुस्कुराहट के साथ महारानी ने कहा, भानु प्रताप को नीलपद महल में रुकना बहुत भारी पड़ेगा, उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा, वो कैसे। महारानी महाराज की आंखों में मुस्कुराकर देखते हुए कहती हैं, बस देखते जाइए। महाराज महारानी की तरफ गौर से देख रहे थे, जो कुटिल मुस्कान लिए झूमर की ओर देख रही थी। आखिर ऐसा क्या करने वाली थी महारानी भानु प्रताप के साथ जिससे उनका आम्रपाली से मिलना भारी पड़ने वाला था। क्या आम्रपाली सुभद्रा को गुस्से से भरी भीड़ से बचा पाएगी?
क्या होगा रानी कौशला देवी का अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए।